हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर करण अग्रवाल। आई होप आप लोग सब ठीक हो एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई होप आप लोग सारे के सारे आकाश अग्रवाल क्लासेस द्वारा दिए गए लेक्चर्स जो है, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो है वो देख रहे हो। आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, मोर इम्पोर्टेंटली आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है एंड जिससे कि आपकी एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तेजस सर के अकाउंट्स के लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो, श्रुति मैडम के मैथ्स के लेक्चर्स देख रहे हो, करण सर का मैनेजमेंट है, सब कुछ ही कवर हो रहा है आकाश अग्रवाल क्लासेस के इस चैनल पर। तो मुझे नहीं लगता है कि सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए आपको जरा भी चिंता के लिए कोई भी स्कोप बच जाता है, राइट। सो लेट अस कंटिन्यू। हम लोगों ने अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखना स्टार्ट किया था। एंड अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग प्लानिंग देख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल में। हम लोग स्टाफिंग, जो हमारा पिछला लास्ट टॉपिक था, स्टाफिंग को हम लोगों ने समझ लिया है। एंड आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर। मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल, जिसको हम लोग आज बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इसमें जरा भी कंफ्यूजन ना हो एंड इससे आपको बहुत हेल्प हो पाए, राइट। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंट्रोल। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमें मॉड्यूल में दिया गया है, लीडिंग, उसको देखेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज। क्या है, एक बार एसी वगैरह सेट हो जाता है तो फिर पूरा टाइम लेक्चर में जो है वो एक अच्छा मूड बना हुआ रहता है, राइट। सो कंट्रोल देखने से पहले लीडिंग के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। लीडिंग, एज यू ऑल नो, इट इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट अपने आप में लीड कर ही रहा है, गाइड कर ही रहा है, मोटिवेट कर ही रहा है, रास्ता दिखा ही रहा है, सारे डिसीजंस ले ही रहा है। सो लीडिंग, अगर आप लोगों ने टीम स्पोर्ट कभी खेला होगा लाइफ में, तो वहाँ पर आपने देखा है कि एक लीडर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमने बड़े बड़े लीडर्स ऑलरेडी, अगर टीम स्पोर्ट की बात करते हो तो हम लोगों ने काफ़ी बड़े लीडर्स हमारे खुद की कंट्री में देख लिया है, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है टीम एनवायरनमेंट के ऊपर, ग्रुप एनवायरनमेंट के ऊपर। सो लीडिंग इज अनदर बेसिक फंक्शन विद इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। एंड किसी की भाषा में कोई एक बड़े आदमी ने हमें उसका जो है डेफिनेशन टाइप दिया है कि लीडिंग इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। इट इज यूजिंग योर इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडर एक्चुअली क्या कर रहा है, लीडर गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, सो दैट एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल करने में मदद करेंगे। लीडर का क्वालिटी, लीडर का काम ही ये है कि ही शुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज इनफ, इतना मोटिवेट करे, इतना अच्छी तरीके से उनका काम आसान करके दे, गाइड करे, इस तरीके से डिसीजंस ले, ताकि उनका काम आसान हो जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। ये हमें रिचर्ड डैफ्ट ने बताया हुआ है। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू मेक एम्प्लॉयज वांट टू पार्टिसिपेट इन अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो एक इस तरीके की भावना पैदा करनी है मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज के अंदर, कि वो सारे एम्प्लॉय जो है वो रेडी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल करने में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, राइट। दिस इज व्हाट आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हैव डन। या अगर आप लोगों ने हिस्ट्री बुक्स को आप याद करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रहा था, जो बड़े लीडर्स थे वो क्या करते थे कि लोगों को मोटिवेट करते थे कि वो भी हमारे साथ इस आज़ादी की लड़ाई में अपना सहभाग दे, कंट्रीब्यूशन दे। सो दिस इज बेसिकली लीडरशिप। गोल क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो ग्रुप था लीडर्स का, उनका गोल क्या था कि हमें देश की आज़ादी पानी है, तो लोगों को उसमें इकट्ठा करना, लोगों का कंट्रीब्यूशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। Just a little small example. 3 components of leading function which make up the leading function are: number 1 is motivating the employees, हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा मोटिवेट इनफ करके रहना। देखो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर हमेशा हर किसी का मोटिवेशन लेवल अच्छा रहेगा, ऊपर रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उसके लिए जो है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज, इन्फ्लुएंस करना, उन लोगों को गाइड करना, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीडिंग का। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में वो एक स्ट्रक्चर बनाना, वो ग्रुप्स बनाना, उनको उनके एफिशिएंसी बोलो, एबिलिटी बोलो, उसके हिसाब से काम देना, ग्रुप एक्टिविटी को प्रोपोगेट करना, प्रमोट करना, साथ में उनको मिलजुल कर काम करवाने के लिए मोटिवेट करना, ये सारे के सारे जो है ये कंपोनेंट्स हैं लीडिंग के। द लीडिंग प्रोसेस
हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स द गोल अटेनमेंट। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, जो वो गोल फुलफिल करना है, जिसके लिए ये लीडिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ज्यादा डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं दिया गया है, बेसिक फंक्शन है हर जगह पर। लीडिंग एक्चुअली मैनेजमेंट में इनहेरेंट फंक्शन है, मैनेजमेंट एक्चुअली लीड ही कर रहा है, भले ही वो फिर स्टाफिंग कर रहा हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हो, प्लानिंग कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। एट द एंड मैनेजमेंट काम क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का काम कर रहा है। मैनेजर वो बड़े या छोटे ग्रुप के ऑटोमेटिकली लीडर्स ही है, राइट। तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं देखा है हम लोगों ने। फिर जो है एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले हैं आज, जिसका नाम है कंट्रोल। इस फंक्शन का नाम है कंट्रोल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। बहुत अच्छी तरीके से पूरा कंट्रोल प्रोसेस जो है, प्री रिक्विजिट जो है, जो सारे के सारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स है, ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं, ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। बहुत अभी मैं कई टाइम से ये पढ़ा रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स जो है वो उनका एक थोड़ा सा ये रहता है, जब भी मैं ये रिवीजन बैचेस वगैरह लेता हूँ कि सर कंट्रोल बताइए सर, कंट्रोल को और थोड़ा सा इजी कीजिए सर। तो इसमें हम लोग आज कंट्रोल को एकदम बहुत ज्यादा आपके लिए आसान करने वाले हैं, राइट। बेसिकली कंट्रोल क्या है? सबसे पहले तो कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लानिंग एक बहुत जरूरी काम है मैनेजमेंट का, उसी तरीके से कंट्रोल को भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। दूसरा, प्लानिंग एंड कंट्रोल गो हैंड इन हैंड। वो रेलवे के ट्रैक के, वो पटरी के जैसे दो पटरी रहती है ना, वो ट्रैक की तरह है, दोनों साथ में ही जाते रहते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट फंक्शंस में प्लानिंग और कंट्रोल ये दोनों साथ में ही जाने वाले हैं। फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल जरूरी है। कंट्रोल कब अच्छा होगा? जब प्लानिंग अच्छा होगा। तो दोनों का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। और हम लोग कंट्रोल ये शब्द को अगर देखेंगे तो इंग्लिश भाषा में भी उसका यही अर्थ है कि कंट्रोल करना मतलब क्या, हम लोग जो है गड़बड़ नहीं होने दे रहे, गलती नहीं होने दे रहे, और अगर गलती हो रही है तो उसको सुधार रहे, है ना। बचपन में किसी ने, आपके आस पड़ोस वालों ने बोला रहेगा, या टीचर ने माता पिता को बोला रहेगा कि यार आपके बच्चों को कंट्रोल करो। मतलब क्या कि यार हो सकता है बच्चा थोड़ा सा कुछ गलती कर रहा है, तो उसको सुधारो, उसको ट्रैक पर लाओ। तो यही बेसिक चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करता है। यही बेसिक फंक्शन है जिसका नाम है कंट्रोल। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले कुछ लोगों ने जो एज यूजुअल जो डेफिनेशंस दिए वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए ये डेफिनेशंस किसने कौन सा दिया है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सुपरवाइजर, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड अटमोस्ट केयरफुली बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर जो है, कोई भी लेवल का मैनेजर है, वो कंट्रोल को बहुत केयरफुली जो है वो एक्सरसाइज करने का काम, परफॉर्म करने का काम कर रहा है। कंट्रोल रिफर्स टू द टास्क ऑफ एंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द प्रीसेट टारगेट्स और गोल्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या काम है कंट्रोल, एक्चुअली क्या कर रहा है? इट इज एंश्योरिंग कि जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, जो भी गोल हमको, जो भी टारगेट हमें अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी आर एंश्योरिंग कि जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो एक्टिविटीज हमारे टारगेट अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बहुत शॉर्ट में। ईयर के एंड में आपके फाइनल एग्जाम्स रहते हैं। फाइनल एग्जाम्स पास करना 80% से 90%। अब ये बचपन की बात करो, परसेंटेज की बात अभी तो होती नहीं है ना। अभी तो हम लोग से पास होते हैं या फेल होते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स है इसलिए। तो जब भी हम स्कूल में थे तो फाइनल एग्जाम में पास होना, जो फाइनल एग्जाम है उसमें 70%, 80%, 90% लाने का हमारा गोल है। अभी ये गोल की तरफ हम लोग साल भर काम करते हैं। साल भर हम लोग ये गोल की तरफ काम कर रहे हैं नहीं, तो इसका रिजल्ट तो हमें एंड में ही पता चलेगा। साल खत्म होने के बाद एग्जाम हो गए, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि हमने काम अच्छा किया या नहीं किया। यस, लेकिन गोल है हमारा मोर देन 90% स्कोर करना। तो साल भर हम जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उस गोल के डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह चेक करने के लिए छोटे छोटे स्टेशन बनाए गए हैं बीच में, जिनको यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, सेमेस्टर 1 वगैरह वगैरह बोला जाता था। याद है आप लोगों को? यस, तो वो क्यों बनाए गए थे? कि पीरियोडिक इंटरवल पे हम लोग चेक कर सके कि हमारी एक्टिविटी फाइनल गोल अचीव करने के डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है।
जैसे ही यूनिट टेस्ट में अगर मार्क्स कम हो जाते हैं बाय चांस, तो माता पिता देखते हैं यार मार्क्स कम आ गए, तो तुरंत कान पकड़ लेते हैं, फटके दे देते हैं, कोई कोचिंग क्लास लगा देते हैं, आपके साथ बैठकर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो क्या कर रहे हैं, वो करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। गोल यहाँ पर है 90% फाइनल एग्जाम में स्कोर करना। हमने पीरियडिक इंटरवल पर कंट्रोल एक्सरसाइज की एक टेस्ट लिया, हमने पता किया कि बच्चा एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है या नहीं, ताकि साल के आखिरी में उसे 90% आ सके। जैसे ही देखा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मीट नहीं हो रहा कि यार यूनिट टेस्ट में 60% है, 60 यूनिट टेस्ट में आए तो 90% फाइनल एग्जाम में आने थोड़ी मुश्किल है। स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं, स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे, तब क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया। तुरंत क्लास लगाया, या आपको फटके मिले होंगे, या मम्मी ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा, या बड़े भैया ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन लिया गया। दिस इज नथिंग बट कंट्रोल। ये एक एग्जाम्पल में मैंने आपको पूरा कंट्रोल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो आपको लगभग एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझा दिया है। सिंपल, राइट। अभी ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कंट्रोल में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता है। हर जगह वो चीज़ आपको समझ में आएगी, हर जगह ये एग्जाम्पल आपके लिए जो है यहाँ पर मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज, रिव्यूइंग फीडबैक इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट कार्ड आते हैं ना, यूनिट टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड आता है, सेमेस्टर एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वो फीडबैक है कि हाँ आपके बच्चे ने कितना काम किया, कितना मेहनत किया, परसेंटेज लिख कर आया उसमें। Reviewing feedback information about this outcome and if necessary takes corrective action. ये है nothing but control। ये कुछ definitions है, as usual आप लोग ये definitions प्लीज पढ़ोगे, मतलब सबका एक ही है, सबने अपनी अपनी भाषा में जो है कंट्रोल को समझाने की कोशिश की हुई है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जो एक्चुअल हमारा जो कंट्रोल प्रोसेस है उसके ऊपर। द कंट्रोल प्रोसेस, ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है, ये इसके स्टेप्स क्या है। A control system follows the following sequence. What is the sequence of the control process? Control process किस तरीके से होने वाला है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। फटाफट एक एक हेड देखेंगे हम लोग, एंड एज यूजुअल मैं आप लोगों को उसके बारे में समझाते जाऊंगा डिटेल में, तो जिसके वजह से फिर आपको रट्टा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ बुक में से रीड कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने जो समझाया था वो सही बताया है, राइट। द कंट्रोल प्रोसेस, जो सीक्वेंस है कंट्रोल प्रोसेस का, वो देखेंगे। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप कौन से स्टैंडर्ड्स मीट करना चाहते हैं, आपका बेंचमार्क क्या है, आपने क्या अचीव करना चाहिए, वो सबसे पहले सेट करना जरूरी है। कि 90% अगर फाइनल एग्जाम में चाहिए तो यूनिट टेस्ट में आपको कम से कम 75, 78, 79, 80 मिलने ही चाहिए। ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 75% आपको मिलने चाहिए, दिस इज योर स्टैंडर्ड। फिर अगर हमें 60 मिले हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिविएशन हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। यस, सो सबसे पहले कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स, कोई भी नाम दे दीजिए उनको आप, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया। स्टैंडर्ड हमने 75 रखा था कि बेटा आपको यूनिट टेस्ट में 75 मिलने चाहिए, अगर आपको 90 स्कोर करना है तो फाइनल एग्जाम में, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उसके अगेंस्ट हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था, 60 था, मीट नहीं हो रहे, डिविएशन हुआ है। यस, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कि हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें। फिर नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर एज पर द प्लान हमने परफॉर्मेंस किया, हमने इंप्लीमेंटेशन किया, एक्टिविटी की, फिर उस एक्टिविटी का हमें मेजरमेंट करना है, उस परफॉर्मेंस को हमको क्वांटिटेटिवली जो है वो मेजर करना है। हमने मेजर किया तो देखा कि 67 आए हैं या 65 आए हैं, 75 आने चाहिए थे पर 60 या 65 ही आए हैं, राइट, जिससे हमको तुरंत पता चल गया कि देयर इज अ डेविएशन। जैसे ही हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक किया, मेजर किया, हमें पता चलता है कि वो स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा नेगेटिव ही डिविएशन रहेगा, पॉजिटिव डिविएशन भी हो सकता है, या स्टैंडर्ड को मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है वो हमारा सेकेंड स्टेप है। फिर उसके बाद कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 75 था, एक्चुअल 60 था, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर नेगेटिव डिविएशन हुआ है, डिविएशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस जो है, हमारी एक्टिविटी जो है एज पर एक्सपेक्टेशन काम नहीं कर रही है, कम परफॉर्मेंस हो रहा है, हमारा दिमाग का इंजन कम परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब हमें उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा, राइट।
So third step is comparing the actual with the standard. Number 4 is taking corrective action. जैसे ही पापा ने देखा कि 60% आपने स्कोर की है, तुरंत पापा ने ये डिसाइड किया कि आज से तेरी कोचिंग क्लास लगाई जाएगी, आज से तुझे आकाश अग्रवाल क्लासेस में भेजा जाएगा, वहां पर करण सर आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका पढ़ाई पे फोकस हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपके परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनल एग्जाम में आपको 90% मिल जाएंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के बाद, चेक करने के बाद तुरंत करेक्टिव एक्शन, तुरंत इलाज, तुरंत रेमेडी की गई क्या नहीं की गई। यस, सो दिस इज द लास्ट स्टेप, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सॉरी, इस प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जो भी रिजल्ट हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत उसके अंदर हमें जो है करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। करेक्टिव एक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या हो सकता है करेक्टिव एक्शन लेते वक्त हमें कौन से ऑप्शंस है करेक्टिव एक्शन के लिए हमारे पास। एक तो हम लोग स्टैंडर्ड्स रीसेट कर दे कि यार पापा बोले कि यार बेटा तुझे तो 60% मिले, मैंने तो बेंचमार्क 75 का रखा था, तुझे तो उतने मिल नहीं सकते, तो एक काम कर बेटा 90% को भूल जा, तू 75 को टारगेट कर। तो स्टैंडर्ड पापा ने फिर यूनिट टेस्ट के लिए और कम कर दिया कि यार तू 65, अगली एग्जाम में तू 65 ही लेकर आ। मैं सोच रहा था कि तू 75 लेकर आएगा लेकिन वो तेरे लिए पॉसिबल नहीं। हम लोग स्टैंडर्ड जो है वो रीसेट कर देते हैं, हम लोग उसको नीचे या ऊपर कर देते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम का मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। हो सकता है प्रोडक्शन मैच नहीं हो रहा है, हमने 1000 किलो का प्रोडक्शन डेली का टारगेट बनाया हुआ है, पर हम लोग 4 दिन 8 दिन देख रहे हैं, रोज मॉनिटर कर रहे हैं, कभी 700 ही बन रहा है, कभी 650 ही बन रहा है, कभी 750 ही बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1000 kg जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है वो मीट नहीं हो रहा है। तो 4-5 दिन के बाद हमने करेक्टिव एक्शन लिया। क्या लिया? हमने स्टैंडर्ड को कम कर दिया। हमको ये समझ गया कि इस प्रोसेस से 1000 किलो प्रोडक्शन होने ही नहीं वाला है, तो हमने स्टैंडर्ड को सेट कर दिया 700 के ऊपर। तो दिस इज रीसेटिंग द स्टैंडर्ड, ये भी हो सकता है। फिर रीएलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू एम्प्लॉइज, हम लोग पर्सनल बदल के देख लो, किसी को ये काम दे दो, इसको वो काम दे दो, उससे भी करेक्टिव एक्शन हो सकता है। चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दो, प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दो। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज कि यस आप लोग कर सकते हो, आप 1000 किलो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आपको टाइम वेस्टेज जो कम करना है, ब्रेक जो है वो कम करने हैं, एक्टिविटी जो है स्ट्रीमलाइन करना है। इस तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रखो, ट्रेन करो, एम्प्लॉयज को अच्छे एम्प्लॉयज सिलेक्ट करो, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हमने सिलेक्ट किए हुए उनको ट्रेन करो या और अच्छे एम्प्लॉयज को जो है वो सिलेक्ट करो, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये करेक्टिव एक्शन के अंदर आ सकती है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स। सबसे पहले कंट्रोल प्रोसेस के अंदर आप स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करोगे, फिर आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद आप उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो है कंपेयर करोगे, और अगर हमें कुछ डिविएशन लगता है तो तुरंत हम लोग लेंगे एक करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर आ गया कंट्रोल प्रोसेस, ये एक्चुअल हमारा कंट्रोल प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस क्या कर रहा है? आपने करेक्टिव एक्शन लिया, तुरंत आपने अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तुरंत आप करण सर के पास आ गए, आकाश अग्रवाल क्लासेस में आ गए, तो आपको सब्जेक्ट समझ में आने लग गया, आप लोग को मज़ा आने लग गया पढ़ाई में, मेहनत करने का आपका जो है वो एक थोड़ा सा आपका हैबिट डेवलप हो गया, टेस्ट देने लग गए डेली वीकली आप, जिससे क्या हो गया धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेटर हो गया और आपने 90% स्कोर कर लिया। तो करेक्टिव एक्शन क्या करता है? हमेशा करेक्टिव एक्शन का गोल एम ही है कि जो सेट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स हमने डिसाइड किए हुए वो हम मीट करने वाले, मैच करने वाले हैं या नहीं, इसको पीरियोडिक टाइम पर चेक करना। दिस इज करेक्टिव एक्शन, राइट। देखो ज़्यादा डिटेल में मैं हर सेंटेंस पढ़ के आपको बस ट्रांसलेट करूँ उसका कोई अर्थ मुझे लगता नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस हेड का मतलब क्या होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, फिर आप क्विकली जो है बुक में से, नोट्स में से जो ये मॉड्यूल के आपको मिले हुए हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल मिले हुए, आप उनको रीड करोगे, आपके लिए प्रिपरेशन इनफ हो जाएगा। आप लोग इमीडिएटली जो है ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि अकाउंट्स में भी तेजस सर पढ़ा रहे हैं, श्रुति मैडम मैथ्स में पढ़ा रही है। सो हमारा प्रोसेस ही ये है कि कॉन्सेप्ट्स का जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसी तरीके से आपको सीए में इंटर के लिए भी जो है पेन ड्राइव लेक्चर जो है, नोट्स जो है, वो सारा का सारा चीज़ें मिलने वाला है। हमारा सफ़र सिर्फ सीए में फाउंडेशन नहीं है, हम लोग सीए में फाउंडेशन आपको क्लियर करवा के सीए में इंटर के अंदर भी आपका साथ देने वाले हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस है, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स है, जिसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं इस तरीके से। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, तो सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है हमें इसे। फिर
कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले व्हाट टू कंट्रोल, अरे प्रोसेस कंट्रोल करने का है, हमें जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो कंट्रोल क्या करना है, हम लोग क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। पापा थोड़ी ना रोज आपके साथ बैठ सकते हैं 365 डेज की आपने पढ़ाई किया या नहीं किया, होमवर्क किया या नहीं किया, तो क्या कंट्रोल करना है एक्चुअली वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो हमको कंट्रोल करने की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और वर्क यूनिट मैनेजर्स हैव टू डिसाइड इन एडवांस द एरिया और पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी विच नीड टू बी कंट्रोल। मैनेजर्स को एडवांस में ही ये समझना है, ये डिसाइड करके रखना है कि कौन सा एरिया या कौन सा पॉइंट ऑफ एक्टिविटी है जो एक्चुअली कंट्रोल करनी है। अभी मैनेजर अपना काम छोड़ के दिन भर प्रोसेस के ऊपर नजर नहीं रख सकता है कि प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैनेजर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी डिसाइड करके रखेगा कि मेरा ध्यान इस पर होना जरूरी है। अगर मैं इस पर ध्यान देता हूं, यहां पर कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत मुझे समझ में आ जाता है कि डिविएशन हुआ है, कंट्रोल करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। पापा ने क्या डिसाइड किया कि मैं रोज आप पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो या नहीं, वो नहीं चेक करूंगा, मैं सीधा यूनिट टेस्ट में आपका रिजल्ट चेक करूंगा। यूनिट टेस्ट में रिजल्ट अगर खराब आया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप फाइनल एग्जाम का गोल फुलफिल करने वाले नहीं हो, हमें करेक्टिव एक्शन लगने वाले, राइट। सो इस तरीके से व्हाट टू कंट्रोल में है जो है दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड दूसरा है कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग कंट्रोल को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैनेजर पूरा टाइम आपका काम देखते बैठ नहीं सकता है, उसके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, तो वो कुछ ही जो चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देगा, कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसमें फर्स्ट वाला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। शब्द अपने आप में बता रहा है क्रिटिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ऐसा एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर, एक ऐसा पैरामीटर प्रोसेस के अंदर जो थोड़ा भी ऊपर या नीचे हो जाता है तो जो है सीधा इंपैक्ट होने वाला है परफॉर्मेंस के ऊपर या एंड रिजल्ट के ऊपर। इट इज वेरी क्रिटिकल, इट इज वेरी क्रूशल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है या ये जो पैरामीटर है जिसको हम क्रिटिकल बोल रहे हैं, वो पैरामीटर बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस को जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड मैच करने के लिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारा परफॉर्मेंस जो है वो खराब होने ही वाला है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, सिर्फ इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रूशल एरियाज है, क्रूशल एक्टिविटी है, वहां पर परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रहा है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ तक की एक्टिविटी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ डिविएशंस हो रहे हैं, कुछ तो भी करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक चल कर आया है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर चेक कर लो। ये पॉइंट मैंने चेक कर लिया, मुझे लग रहा है कि यार ये एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच, एक्चुअल स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड से जैसे ही मैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक के सफर में कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत फिर उसको क्या करो, करेक्टिव एक्शन करो। तो मैनेजर को इतना सारा एरिया देखने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्रूशल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर ही सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा, राइट। इन अ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर ऑपरेटिव सिस्टम बहुत छोटा है, प्रोडक्ट्स कम है या प्रोसेस बहुत सिंपल है, छोटा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है, वहां पर हर एस्पेक्ट जो है एक्टिविटी का मॉनिटर किया जा सकता है। छोटा सा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर फॉर एग्जांपल, तो जहां पर ज्यादा लेबर नहीं, ज्यादा मैन पावर नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, ज्यादा प्रोसेस आवर्स नहीं, कुछ नहीं, तो वहां पर हम लोग हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, वहां पर फिर हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करो। तो जिसके लिए फिर क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। In such cases, in case of complex organizations, in such cases, controls have to be very selective. Critical point control is very selective. इसको प्लीज अगर आपके पास मॉड्यूल है तो बुक मार्क कर लीजिए। A few areas or aspects of the activity and their performance have to be identified and control attention has to be focused on them. पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने कहा कि मैं सिर्फ यूनिट टेस्ट एग्जाम में ही तेरा रिजल्ट देखूंगा। स्कूल में जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है, वो तू कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मैं नहीं देखूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली यूनिट टेस्ट में देखूंगा। अगर यूनिट टेस्ट में मैच हो रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर पिताजी ने क्या डिसाइड किया, क्रिटिकल पॉइंट को ही मॉनिटर करना डिसाइड किया।
राइट। तो दिस इज सेविंग लॉट ऑफ टाइम ऑफ द मैनेजर। मैनेजर को पूरा प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं, रोज रोज डैडी को आपके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का, राइट। फिर आता है दूसरा, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। देखो मैं ये रिवीजन सीरीज में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, इतना अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है वही दी हुई है आप लोगों को। ये जो है ये बुक में जो है, जो मैंने आपको अभी हिंदी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा, ये वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई है। फिर आता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मतलब क्या, ये प्रैक्टिस जनरली जो है बहुत जगह फॉलो की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है, अभी मैनेजर यहाँ पर भी पूरा प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट नाम की कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजर सिर्फ तभी अटेंशन पे करेगा जब कोई बहुत बड़ा डिविएशन आ जाता है। जहां पर बहुत ज्यादा डिविएशन है वहीं पर आकर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा, वहीं पर आकर मैनेजर जो है वो फोकस करेगा और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि 700 kgs का प्रोडक्शन हमने डेली वापस से बेंचमार्क सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो अभी 700 किलो के आसपास डेली प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ऐसा समझो कि किसी दिन 680 किलो हो रहा है, किसी दिन 720 किलो हो रहा है, किसी दिन 705 किलो हो रहा है, किसी दिन 695 kgs प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है 700 का। अगर ये हो रहा है इतना रेंज में प्लस और माइनस 20 kg हो रहा है, प्लस और माइनस 20 kg हो रहा है, तो मैनेजर को जो है वो कंट्रोल करने की या करेक्टिव एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैनेजर को यहाँ पर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट समझो फॉर एग्जांपल गलती से किसी दिन 650 kg प्रोडक्शन हो जाता है या 760 kg प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये जो है ये बहुत बड़े डिविएशंस है, ये एक्सेप्शनल डिविएशंस है। ये डिविएशन एक्सेप्शनल डिविएशन है, ये डिविएशन हमें मान्य नहीं है, ये डिविएशन हमारे प्रोसेस को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाने वाले हैं। तो तुरंत यहाँ पर मैनेजर का जो है वो फोकस आ जाता है, तुरंत यहाँ पर करेक्टिव एक्शन ले लिया जाता है। वाई? बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनल डिविएशन। तो यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बड़े डिविएशन में ही हम लोगों ने करेक्टिव एक्शन लिया है। इससे मैनेजर की फिर से बहुत सारी एनर्जी सेव हो रही है। Only exceptional instances of offline functioning of the system should deserve managerial attention and remedial action. सिर्फ ऐसे इंस्टेंसेस जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, सिर्फ वहीं पर मैनेजर का अटेंशन जरूरी है, वहीं पर रेमेडियल एक्शन जरूरी है। अदरवाइज छोटे मोटे जो माइनर डिविएशंस है या डिसऑर्डर्स है, दे नीड नॉट बी रिफर टू द मैनेजरियल अटेंशन। अगर 720 हो रहा है, 680 हो रहा है, 705 हो रहा है, 695 हो रहा है, तो इसके लिए मैनेजरल एक्शन, अटेंशन, रेमेडी, करेक्टिव एक्शन का कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैनेजर कब आएगा, फोकस कब होगा, करेक्टिव एक्शन कब लिया जाएगा, ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शनल रिजल्ट। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है विच इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। आई होप ये जो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के, जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे, राइट। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस है टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे से, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम जो है वो बना सकते हैं, कौन से टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 मेजर टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आर यूज्ड बाय द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। नेमली नंबर 1 जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो आप लोग भी बहुत बार करते हो, एक्सरसाइज बताऊंगा आप लोगों को। नंबर 1 जो है फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक। दूसरा है कॉन्करेंट कंट्रोल और तीसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। पहला वाला है फीडबैक कंट्रोल, जिसको एक और नाम है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, पास्ट, याद रखो, आगे समझाऊंगा इसका। फिर है कॉन्करेंट कंट्रोल, कॉन्करेंट मतलब इसी वक्त, इसी समय, ऑनलाइन, लाइव। एंड तीसरा है फीड फॉरवर्ड, आगे जाकर, या प्रेडिक्टिव, हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमने इंग्लिश में इनका जो है इन शब्दों का मीनिंग समझा। अभी ये कौन से टाइप्स के कंट्रोल है ये हम लोग देखेंगे, राइट। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। ये टाइप ऑफ कंट्रोल, ये सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली यूज करते हैं कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट वाला है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक
कभी किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया होगा तो गूगल के ऊपर रिव्यू दिया होगा या उस रेस्टोरेंट ने आपको कोई फॉर्म दिया होगा जो आपको फिल करना है कि खाना कैसा था, सर्विस कैसा था, स्टाफ आपके साथ पोलाइट था या नहीं था, एम्बियंस कैसा लगा आप लोगों को। मतलब एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आप लोग उसके लिए जो है फीडबैक दे रहे हो। इट इज पोस्ट द एक्टिविटी। एक्टिविटी खत्म होने के बाद आप जो है एनालाइज कर रहे हो कि एक्टिविटी प्रॉपर था या नहीं था। दिस इज नथिंग बट फीडबैक विच इज पोस्ट द प्रोसेस। पोस्ट कंट्रोल प्रोसेस के बाद में, प्रोसेस खत्म होने के बाद। फिर आपने बोला कि यार शायद पनीर जो था ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा सा कड़क था, बाकी सब चीज़ें एकदम ठीक ठाक थी। तो फिर मालिक ने क्या किया, ओनर ने क्या किया कि तुरंत अपना पनीर चेक करवाया, देखा यार ये तो सही में सही बोल रहा है कस्टमर, अच्छा नहीं है। 3-4 दूसरे पनीर के सप्लायर से जो है क्वालिटी वगैरह चेक कर लिया और फिर जो है पुराना वाला उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब हमने क्या किया, करेक्टिव एक्शन किया। करेक्टिव एक्शन कब किया, प्रोसेस खत्म होने के बाद। फिर एक फीडबैक गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोसेस, स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा है, फिर करेक्टिव एक्शन लिया गया। दिस इज नथिंग बट फीडबैक कंट्रोल। अभी जो भी यहां पर दिया गया है वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल के आसपास वाली बातें दी गई है। जो भी यहां पर समझाया गया है कि फीडबैक में एक्चुअली होता क्या है, वो जो मेरा एग्जाम्पल है उसी के साथ जो है जुड़ी हुई सारी की सारी बातें। अगर आप ये सब रीड करोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि हाँ, करण सर ने जो फीडबैक कंट्रोल का एग्जाम्पल दिया, जो बातें समझाई, वो सब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। The concept of feedback is important to the development of an effective control in any organization. ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखो ऊपर भी एक लाइन लिखा हुआ है, मैं यहाँ वहां से जो इंपॉर्टेंट है बस वही जो है बता रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। फीडबैक इज नेसेसरी इन एनी कंटिन्यूअस एक्टिविटी as it enables to take corrective action which is essential for the accomplishment of the goals of the system. फीडबैक तो किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट कंट्रोल विच रिफर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीटेड एक्टिविटी। इसको हम लोग पोस्ट कंट्रोल भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज रिफरिंग टू गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। एक्टिविटी खत्म होने के बाद हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि वेदर द एक्टिविटी वाज जो कंप्लीट हुई है, वेदर इट वाज मीटिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट। इसलिए ये फीडबैक कंट्रोल है। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीटेड एक्टिविटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर फ्यूचर यूज। हमने एक्टिविटी खत्म होने दी, उसके बाद फीडबैक लिया, फीडबैक को हमने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद हमने तुरंत क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया। दिस इज नथिंग बट फीडबैक कंट्रोल। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी फीडबैक कंट्रोल को हमने नाम दिया पोस्ट कंट्रोल का। मतलब हम लोग एक्टिविटी करने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। मतलब एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, मतलब नुकसान जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हम लोग फ्यूचर यूज के लिए फीडबैक कंट्रोल, फ्यूचर यूज के लिए, ताकि क्या अगली बार सेम मिस्टेक ना हो, अगली बार सेम कस्टमर कंप्लेन ना करे यार आपका पनीर जो है वो बहुत कड़क था, सॉफ्ट नहीं था, फ्रेश नहीं था, अगला कस्टमर कंप्लेन ना करे। इसलिए हमने क्या किया, प्रोसेस, हमने पनीर सर्व कर दिया, कस्टमर ने खा लिया, नहीं पसंद आया, फीडबैक आया, तुरंत हमने इवेल्युएशन किया, हमने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया, ताकि अगली बार फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। पोस्ट कंट्रोल फॉर बेटर फ्यूचर, फ्यूचर एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स मैच करनी चाहिए उसके लिए। अभी आता है कॉनकरेंट कंट्रोल। कॉनकरेंट मतलब तुम्हारी मेरी भाषा में ऑनलाइन, तुरंत, ताबड़तोब, इमीडिएटली। जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन द व्हील ऑफ द कार, आपके हाथ में ड्राइविंग व्हील है, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हो, आप एक प्रोसेस में हो। कौन से प्रोसेस में? कार चलाने वाले प्रोसेस में हो कि आप पॉइंट ए से निकले हो, पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है। ये एक्टिविटी आप कैसे कर रहे हो? ये एक्टिविटी आप कार चलाकर कर रहे हो, जिसके लिए आपके पास कार में स्टीयरिंग व्हील है, नीचे एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है और गियर बॉक्स है। नाउ इस एक्टिविटी के दौरान आप ऑनलाइन उसी वक्त जो है स्टीयरिंग को कंट्रोल कर करके पूरा प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ड्यूरिंग द एक्टिविटी इटसेल्फ, जैसे ही आगे स्पीड ब्रेकर आता है, आपने स्पीड कम कर दिया, ब्रेक कम कर दिया, गियर कम कर दिया। आपको राइट टर्न लेना है, आपने थोड़ा सा स्पीड कम किया, इंडिकेटर दिया, आपने व्हील को जो है वो पूरी तरह राइट में मोड़ दिया,
आप राइट में चले गए, लेफ्ट टर्न लेना था तो लेफ्ट में मोड़ दिया, लेफ्ट में चले गए, स्पीड बढ़ाना था तो एक्सेलरेटर बढ़ाया, गियर बढ़ाया, स्पीड बढ़ा दिया, आप तेज चला ली गाड़ी। मतलब क्या हो रही है, यहां पर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो ऑनलाइन ड्यूरिंग द एक्टिविटी इटसेल्फ। यही मतलब है कॉन्करेंट कंट्रोल का। काम होते समय ही जो है वो जब जब एक्टिविटी जो है चल रहा है उसी दौरान जो है कंट्रोल उसके ऊपर एक्सरसाइज किया जा रहा है। फिर इससे जो है नुकसान नहीं होता है। फीडबैक कंट्रोल में नुकसान था कि एक बार तो प्रोसेस हो गया है, अच्छी तरीके से नहीं हुआ, स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हुआ, आगे के लिए हम लोग ठीक करें। बट इस केस में जब ड्राइव कर रहे हो उसी टाइम पर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो तो नुकसान होने का चांस नहीं है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। कॉन्करेंट कंट्रोल इज नोन एज रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल। प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। हम लोग को एमसीक्यूज में कॉन्करेंट कंट्रोल को नाम दिया गया है क्या, रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल। इट इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। वी आर एडजस्टिंग द परफॉर्मेंस हाउ, बिफोर एनी मेजर डैमेज इज डन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कोई भी मेजर डैमेज होने से पहले ही हम लोग जो है एडजस्टमेंट जो है परफॉर्मेंस में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द नेविगेटर ऑफ अ शिप adjust its movement continuously, driver of a car adjust the steering wheel continuously depending upon the direction, speed, obstacles, traffic वगैरह वगैरह। In a factory, control chart is an example of concurrent control. Concurrent control occurs while the activity is still taking place. Unlike feedback control, जहां पर एक्टिविटी खत्म होने के बाद कंट्रोल कर रहे थे, कॉन्करेंट में हम लोग जब एक्टिविटी चल रही है उसी दौरान कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अभी फीड फॉरवर्ड मतलब एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले जनरली इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसमें हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल आपको लंबे सफर पर जाना है तो कार में बैठने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आप कार में पेट्रोल या डीजल जो है वो चेक कर लेते हैं। कार के टायर्स में एयर प्रेशर कितना है वो चेक कर लेते हैं। मतलब क्या, ब्रेकडाउन होने से पहले आपने पैरामीटर्स चेक कर लिए प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, एंड प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो ब्रेकडाउन होता है, जो गड़बड़ होता है, वो सब होने से पहले आपने क्या किया, आपने पहले ही पैरामीटर्स चेक किए। मतलब आप क्या कर रहे हो, फीड फॉरवर्ड कर रहे हो। आपने पैरामीटर्स चेक किए, आपने देखा पेट्रोल थोड़ा सा कम है, तुरंत आपने रिफिल कर दिया। आपने देखा कार में प्रेशर, जो टायर्स में प्रेशर जो है वो कम है, उसको तुरंत वापस से आपने जो है एक कहीं पर तो भी रुका के आपने जो है एयर प्रेशर जो है वो ओके करवा दिया, हवा भरवा लिया गाड़ी के अंदर। मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, एंड तुरंत उसके ऊपर जो है प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। करेक्टिव एक्शन गड़बड़ होने के बाद लिया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंशन मतलब गड़बड़ होने से पहले, एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम लोग हेलमेट पहनते हैं क्या नहीं पहनते, मतलब हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज को। तो दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स जाने वाले हैं, जो प्रोसेस के अंदर होने वाला है, जो काम करने वाले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन वगैरह यूज करने वाले, वो सारे इनपुट्स को जो है हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कार, ये हमारा इनपुट था, उसके अंदर जो हम यूज करने वाले थे उसके अंदर एयर प्रेशर और पेट्रोल हमारा इनपुट था क्या नहीं, हमने उन्हें इवैल्यूएट किया था क्या नहीं किया था, यस और नो। दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। देखो यहां पर लास्ट में दिया हुआ है, सॉरी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स जो होते हैं, हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम लोग देख रेख कर रहे हैं, रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, काम चालू होने से पहले, गड़बड़ होने से पहले, मतलब हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि आगे गड़बड़ ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का। इट इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट अ ब्रेकडाउन इन द मशीनरी। यस, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। फीडबैक, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, तीन तरह के कंट्रोल थे। तीनों तरह के कंट्रोल्स पे मैंने आप लोग को एग्जांपल्स दिए हैं। मैं जो है बाकी लोगों की तरह ये पूरा सब जो रीड करने का काम इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक्टिविटी जो है फिर वो बोरिंग हो जाती है। देखो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है लेकिन हमको पढ़ना थियरी में है, ये सब चीजों को अप्लाई करना है प्रैक्टिस में हमें, तो ये इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे सामने तो थियरी के रूप में है। मैं सब रीड करते बैठूं और सिर्फ ट्रांसलेट करूं, इट मेक्स नो सेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए आपको। फिर जब आप ये सब चीजें जो है बाद में रीड करोगे रिवीजन के लिए, आपको तुरंत समझ में आएगा कि करण सर ने क्या बताया था इस चीज के लिए, किस तरीके से समझाया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था। एट द एंड क्या हो रहा है, आपका काम आसान हो रहा है।
और यही तो चीज है जो हमें बाकी लोगों से जो है वो अलग करती है। एवरी ईयर जो है हमारा, शायद मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट जो है वो 100% आता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सारे के सारे पास होते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है क्लास में। उसके पीछे रीजन है कि इसी फिलॉसफी से, इसी मेथोडोलॉजी से हम लोग जो सारे के सारे टीचर्स जो है वो काम करते हैं। एंड जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है कि जैसे आप सीएमए फाउंडेशन जो है वो इसी अटेम्प्ट में क्लियर करते हो, तो सीएमए इंटर के लिए आप लोगों को जो है जो पूरा का पूरा कोर्स है वो वर्चुअल तरीके से अवेलेबल है। जो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग तक पहुंचाई जाएगी, आपको बस ऑर्डर करना है। तो ये सारा सेटअप, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा फैसिलिटी आकाश अग्रवाल क्लासेस आपके घर तक, है ना, वो ऑर्डर टू योर, डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप जो है आपके घर तक जो है एजुकेशन को लेकर आने वाले हैं। सो उसके बारे में भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं हम लोगों से जब आपको चाहिए। तब आपके सामने जो है नंबर्स तो हमारे फ्लैश होते ही रहते हैं, राइट। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर ऑल दीज थिंग्स। ये जो भी आप लेक्चर्स वगैरह देखते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब चल ही रहा है, आप लोग को पता ही है, राइट। तो किसी ना किसी का इसमें हेल्प हो जाएगा, जो है फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के बाद प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव क्यों बनाना है, ताकि हम लोग प्री डिटरमाइंड गोल्स जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सके, राइट। अभी ये कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है, कुछ चीजें हैं जो पहले लगने वाली है। जैसे हमें हवन करना है तो हवन करने के लिए रिक्विजिट्स है ना, कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सामग्री वगैरह। तो इसी तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है। इफेक्टिव तभी होगा जब ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट जो है वो इन प्लेस रहेंगे, इन ऑर्डर रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी होंगी, तो जाकर वो जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो इफेक्टिव बन पाएगा। तो फटाफट ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सब, मैं सब फटाफट रीड करूंगा, आप लोग को समझाऊंगा। देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द टाइप ऑफ फंक्शन एंड द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जो आप काम कर रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। काम कुछ और है और पैरामीटर आप कुछ और चेक कर रहे हो, कंट्रोल सिस्टम कुछ और बिठाया हुआ है, तो वहां पर वो चीजें मैच होने वाली नहीं है। टाइप ऑफ फंक्शन आपकी पढ़ाई करवाना, कंट्रोल सिस्टम में आपने बिठा दिया, डैडी ने बिठा दिया माँ को। माँ तो हमारी भोली है, प्यारी है, उसको बेचारी को क्या समझता है कि आप बुक लेकर बैठे हो, बुक के अंदर मोबाइल लेकर बैठे हो और सीरीज देख रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। माँ को तो ऐसा लगता है बुक लेकर बैठा है तो बेचारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन था और जो कंट्रोल सिस्टम था वो एक दूसरे को मैच नहीं हो पा रहे थे। तो जिस तरीके का सिस्टम है उसी तरीके का कंट्रोल सिस्टम चाहिए। एक मजबूत आदमी चाहिए, देखने वाला पिताजी जैसा या बड़े भाई जैसा, जो थोड़ा सा खड़ूस रहेगा, तो उसको पता है कि यार ये बच्चा पागल बना रहा है। 2 घंटे के बाद बच्चा बोलता है कि हाँ पापा मेरा पढ़ाई हो गया, तो पापा तुरंत 4 क्वेश्चन आपको पूछने वाले किताब लेकर, तो फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये माँ करती नहीं है, राइट। तो इसके लिए जो है टाइप ऑफ फंक्शन सिस्टम ऑफ कंट्रोल से मैच नहीं होता है, तो जिसके वजह से सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता है, राइट। देखो अभी मैं प्रोफेसर हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि बच्चे कैसे पागल बनाते हैं, राइट। चलो पॉइंट नंबर 2, सेकंड प्री रिक्विजिट, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव इनफ टू पॉइंट आउट द डिविएशंस फ्रॉम द प्लान्स इमीडिएटली। इतना सेंसिटिव सिस्टम बनाना हमारे लिए जरूरी है कि जैसे डिविएशन हुआ तुरंत हमें पता चल गया कि डिविएशन हुआ है, ताकि हम लोग तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सके। मेजरमेंट होता है, हमें पता चलता है कि डिविएशन हुआ है, तुरंत करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम वीक है, अगर टाइम पर वो सही समय पर हमें डिविएशन पॉइंट आउट नहीं करके दे रहा है, बाद में बता रहा है, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका रहता है, बहुत डैमेज समय का, रिसोर्सेज का, प्रोडक्ट का हो जाता है। इट्स ऑफ नो यूज। तो कंट्रोल सिस्टम हमारा इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि डिविएशन तुरंत पॉइंट आउट हो जाने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग जस्ट लाइक द प्लानिंग सिस्टम। जैसे हमारा प्लानिंग सिस्टम आगे के बारे में सोच रहा था, प्लान्स हम लोग को फ्लेक्सिबल रखने चाहिए कि प्लान ए वर्क नहीं कर रहा था तुरंत प्लान बी को लगाओ, प्लान सी नहीं तो तुरंत प्लान डी को लगाओ। तो इसी तरीके से कंट्रोल विच इज गोइंग हैंड इन हैंड विद द प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग के लिए भी जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबल रहे, प्लानिंग के लिए भी जरूरी है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग रहे, आगे को देखकर आगे हम लोग गोल्स अचीव कैसे कर पाए, आगे प्रोसेस कैसे स्मूथली रन हो, आगे हम लोग स्टैंडर्ड्स कैसे मीट कर पाए, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो है कंट्रोल सिस्टम बनाना जरूरी है।
फिर कंट्रोल सिस्टम शुड फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड की एक्टिविटीज एरियाज। कंट्रोल सिस्टम का काम ही है कि की एक्टिविटी एरिया, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, उसी के ऊपर फोकस करें, जिससे कि क्या होने वाला, जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो हमें समझ में आने वाला है कि अच्छा हो रहा है या नहीं होने वाला है, राइट। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे एरियाज के ऊपर फोकस होना चाहिए जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है, राइट। जैसे T20 की टीम में, T20 मैच में सिलेक्ट होने के लिए आपका स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है ना आप लोगों को कि यार 7 बॉल में 20 रन बना रहा है या नहीं, 8 बॉल में 15 रन बना रहा है नहीं, 20 बॉल में 40 रन बना रहा है नहीं। ये क्रिटिकल पैरामीटर है। थोड़ा बहुत एवरेज कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्राइक रेट मतलब नंबर ऑफ रन स्कोर्ड नंबर ऑफ बॉल्स, ये अच्छा होना जरूरी है, तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये क्रिटिकल पैरामीटर है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा असर करता है। तो ऐसे की स्ट्रैटेजिक एरियाज को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मेरा तरीका यही है, मैं सब्जेक्ट के बीच में कभी क्रिकेट लाता हूँ, कभी खाना पीना लाता हूँ, कभी बॉडी लाता हूँ, कभी कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें लाता रहता हूँ, ताकि सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। क्रिकेट नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। Control system should enable the managers to utilize their time and talent most effectively by concentrating on major or exceptional deviations from plan. Control system ऐसा बनना जरूरी है कि मैनेजर सिर्फ मेजर या एक्सेप्शनल डिविएशंस पर काम करे और बाकी समय अपना काम कर पाए। कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं कि मैनेजर को पूरा टाइम ऊपर बैठकर देखना है काम कैसे चल रहा है, जिससे अगर ऐसा होता है तो मैनेजर की इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपना टाइम और टैलेंट सिर्फ फोकस करना चाहिए मेजर या एक्सेप्शनल डेविएशंस पर, बाकी टाइम मैनेजर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम शुड बी फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। चलो यार तो बोलने की भी बात है क्या यार, वो तो फॉर्मल होना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, क्वांटिफाई होना ही चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रॉपर क्वांटिफिकेशन, प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तो साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। हर सही समय पर वो मॉनिटर होना चाहिए, मॉनिटर होने के बाद इवैल्यूएट होना चाहिए, इवैल्यूएट होने के बाद वो फिर उसमें करेक्टिव एक्शन वगैरह होना चाहिए, राइट। ये सब सिंपल चीज़ें हैं। फिर द कंट्रोल सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। It should be built into the horizontal activity relationship and vertical authority relationships. In a sense, the organizational structure is a control system designed to achieve certain predetermined goals and standards effectively. The organizational structure is a control system, है ना वो हायरार्की, याद है क्या मैक्स वेबर? अपन ने हायरार्की क्यों बनाई थी कि यहाँ से पास हुआ तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला चेक करेगा, फिर उसके ऊपर वाले को जाएगा, वो अप्रूव करेगा तो फाइनल अप्रूवल मिलेगा। मतलब अपने आप में ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप में एक कंट्रोल सिस्टम है, बराबर है क्या नहीं? जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर कंट्रोल्स आर नथिंग मोर देन मीन्स टू सर्टन एंड्स। हमारे एंड्स क्या है? हमारे एंड्स हमारे गोल्स है, और कंट्रोल है मीन्स है, मतलब इन गोल्स को अचीव करने के लिए लगने वाली चीजें हैं, रिसोर्स है, हमारे काम में आने वाली चीजें है जो हमें गोल्स पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ये अपने आप में गोल नहीं है, दे आर नॉट द एंड्स इन themselves. They should constantly focus on the goals to be achieved, on values to be preserved and on interest to be promoted. They should be focusing on the goals which are to be achieved. ये अपने आप में गोल नहीं है ना? गोल क्या था? 90% लाना। यूनिट टेस्ट हमारा गोल नहीं था। ये यूनिट टेस्ट एक माध्यम है, एक मीन है फाइनल गोल को अचीव करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल टू ऑपरेट। यार ज्यादा कंट्रोल सिस्टम के अंदर खर्चा हो गया तो फिर जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा महंगा कंट्रोल सिस्टम, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह लगा देंगे, मॉनिटरिंग टेक्निक्स वगैरह लगा देंगे, स्टैंडर्ड्स मैच हो रहे हैं क्या नहीं उसके लिए, तो फिर कंट्रोल सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाता है। हमें इकोनॉमिक कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। अपन इंडियन लोग हैं यार, अपने को खर्चा बचाने की पहले से ही बहुत सारी आदत है। फिर द कंट्रोल सिस्टम शुड गिव ड्यू अलाउंस टू फैक्टर्स और वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल। देखो अभी हर जगह हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं रह सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कुछ फैक्टर्स या वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन फैक्टर्स को जो है उसके अंदर जो है थोड़ा सा उसका ध्यान देना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए, है ना। अभी 1000 किलो प्रोडक्शन है और आदमी 8 ही रखे हुए हैं तो होने वाला नहीं है, बराबर है क्या नहीं? लोगों का मोटिवेशन इनफ है या नहीं, उनको रेम्यूनरेशन बराबर मिल रहा है या नहीं, तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस पर असर करने वाले, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको अलाउ करना चाहिए वहाँ पर, मतलब कंसिडर करना चाहिए। अलाउ मतलब ऐसे नहीं कि तुम खराब मूड में काम करो, देयर शुड बी कंसिडरेशन।
The control system should be designed to measure and evaluate the diverse dimensions of performance of individuals and activity areas, giving appropriate weightage to all the relevant variables, having a bearing on performance. मतलब हम लोग को एक इतना स्कोप चाहिए, जो डिजाइन है कंट्रोल सिस्टम का इस तरीके से होना चाहिए कि वो मेजर और इवेल्युएट करेगा डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर नहीं करेगा, वेरियस डायमेंशंस है परफॉर्मेंस के, उनको सबको मेजर करेगा, उनको सबको इवेल्युएट करेगा, वेदर वो इंडिविजुअल्स के हो या कंप्लीट एक्टिविटी के हो, and it will give equal opportunity या it will give equal importance and weightage to all the relevant variables, जितने भी उसके अंदर फैक्टर्स है जो परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको वो इक्वल वेटेज देगा, अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस देना चाहिए, राइट। सिर्फ कुछ को कंसिडर करेंगे और दूसरों को नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जो इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उनको सबको अप्रोप्रिएट वेटेज देना ज्यादा जरूरी है। The means adopted to achieve the goals should be kept under watch by the control system because both means and ends are important। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है कंट्रोल जो है ये मीन्स है, ये एंड नहीं है। तो जो एंड अचीव करना है, जो गोल अचीव करना है, उसके लिए जितने भी मीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी तरीके हम लोग यूज कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम उन सबको वॉच रखना चाहिए, उन सबके ऊपर वॉच रखने के लिए बनाए गए हैं। बिकॉज बोथ मीन्स एंड एंड्स आर इंपॉर्टेंट। गोल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन गोल फुलफिल करने के लिए जो रास्ता अपन ने अपनाया हुआ है उसको भी इवेल्युएट करना, मेजर करना, चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि मीन्स सही काम करेंगे तो एंड्स मीट होने वाले हैं, राइट। फिर फाइनली द कंट्रोल सिस्टम शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू दोज हुज परफॉर्मेंस इज शॉर्ट टू बी रेगुलेटेड। जो लोगों का परफॉर्मेंस मेजर करने वाले, इवेल्युएट करने वाले, करेक्टिव एक्शन देने वाले, जिन लोगों का डायरेक्टली लेना देना है कंट्रोल सिस्टम से, उन लोगों को वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो समझ में आना आसानी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडेबल होगा तो ही एक्सेप्टेंस होगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। अगर अंडरस्टैंडेबल होगा कंट्रोल सिस्टम तो ही उसका एक्सेप्टेंस होगा, फिर तो ही उसमें जो है परफॉर्मेंस जो है वो मीट कर पाएंगे एज पर सेट स्टैंडर्ड्स, फिर तो ही जाकर जो है वो गोल्स उसके फुलफिल होने वाले, राइट। सो ये बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऑल दीज आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। कि अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, लगने वाली सामग्री क्या है। तो ये 13 पॉइंट्स हमारी सामग्री है। अभी आप लोग बहुत लकी हो, आपको ये सब रट्टा तो मारना नहीं है बिल्कुल भी, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर से कुछ ना कुछ टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल पर। क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल? द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल समराइज द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अबाउट डिस्कशन ऑन द कंट्रोलिंग फंक्शन। कौन से हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल? नंबर 1, किस वजह से कंट्रोल जो है ये बनाया गया है, किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है, ये किस धारणा पर, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने कंट्रोल सिस्टम सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि वो कंट्रोल सिस्टम हमें अश्योरेंस दे, हमें जो है भरोसा दे कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ अश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये इस प्रिंसिपल पर बनाया गया है कि वो हमारा गोल जो है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल कराने में हेल्प करने वाला है। समझ में आया? बेसिस क्या है कंट्रोल का? कि इट इज बेस्ड ऑन द अश्योरेंस दैट इट विल हेल्प अस अटेन द गोल। The task of control is to ensure that the plans succeed by detecting deviation from plans and furnishing a basis for taking corrective action, है ना। जो कंट्रोल का गोल, मेन बेस क्या है, काम क्या है कि जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं, उस गोल्स को अचीव करने के रास्ते में, उस एक्टिविटी के दौरान जो भी डिविएशंस हो रहे हैं वो पॉइंट आउट करें और तुरंत जो है करेक्टिव एक्शन ले। करेक्टिव एक्शन लेगा तो तुरंत ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, सिंपल। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स। अभी जस्ट लाइक प्लानिंग, कंट्रोल भी एक फ्यूचर डायरेक्टेड एक्टिविटी की आगे जाकर डिविएशंस ना हो, इसीलिए आज हमें मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। तो कंट्रोल लाइक प्लानिंग शुड आइडियली बी फॉरवर्ड लुकिंग because of the time lags in the system of information feedback. Hence, the control system should be directed towards the future by devising proper information forecasting, early warning and rapid response mechanism. मतलब हम लोग सारा का सारा जो है ये फीड फॉरवर्ड के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीडबैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम लैग बहुत है
है ना, प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद फिर जो है इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद जो है फिर करेक्टिव एक्शन होगा, करेक्शन होगा, तो वो कोई फायदा नहीं है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल रेस्ट इन द मैनेजर्स चार्ज विद द परफॉर्मेंस, है ना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है क्या नहीं है, वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वो पर्टिकुलर एरिया, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। The primary responsibility rests in the manager who is charged with the performance of the particular plan involved. There is unity of planning and control in each managerial position. जो भी मैनेजर है, जो जिस सिचुएशन का या प्रोडक्ट का या डिपार्टमेंट का, ग्रुप का, उसके पास देयर इज यूनिटी ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर एवरी पोजीशन। उसके पास प्लानिंग और यूनिटी साइड बाय साइड साथ में चल रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, अभी ये क्या बेस है, ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या बोल रहा है, कंट्रोल टेक्निक्स एंड अप्रोचेस आर एफिशिएंट इफ दे डिटेक्ट एंड इल्यूमिनेट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेविएशन। एक कंट्रोल सिस्टम या टेक्निक या मेथोडोलॉजी सिर्फ तभी एफिशिएंट है, सिर्फ तभी काम में आ रही है जब वो डिविएशंस एक तो हमें बता रहा है, और डिविएशंस का कारण जो नेचर है, वो किस तरीके का नेचर है, क्यों हुआ डिविएशन, वो सारा चीजें हमें पॉइंट आउट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है with minimum of cost and other unsought consequences। तो जाकर जो है ये कंट्रोल जो है वो एफिशिएंट होने वाला है। आवर कंट्रोल सिस्टम हैज टू बी एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम। हमारा कंट्रोल जो है, जो सिस्टम बना है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। कैसे कि वो हमारे जो है डिविएशंस पॉइंट आउट करे, समय पर पॉइंट आउट करे, क्यों हो रहे डिविएशंस वो बताए, एंड प्लस ये सारा का सारा काम जो है कंट्रोल एक्टिविटी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, हायर द क्वालिटी ऑफ एवरी मैनेजर इन द मैनेजरल सिस्टम, दे वुड एंश्योर अ हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन बिहेवियर। यस और नो, अच्छा क्वालिटी का मैनेजर रहेगा हर पोजीशन के ऊपर इन एवरी मैनेजरल सिस्टम, फिर दे वुड एंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजन। यस और नो, अभी महेंद्र सिंह धोनी, ही इज इन चार्ज ऑफ CSK, 100% ऑल एक्टिविटीज ऑफ CSK के चार्ज में, महेंद्र सिंह धोनी के चार्ज में है। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजर है क्या नहीं है सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट कंट्रोल है क्या नहीं है, यस और नो, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल होने में आसानी हो रही है क्या नहीं हो रही है। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स, more the plans are clear, complete and integrated, more the controls are designed to reflect such plans, more effectively controls will serve the needs of managers। जितना ज़्यादा हमारा प्लानिंग क्लियर रहेगा, कंप्लीट रहेगा, फॉरवर्ड लुकिंग रहेगा, उसी तरीके से फिर जो हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ये प्लान्स रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। कंट्रोल करते वक्त मतलब जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी हम लोग प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, फिर हम लोग कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंसेस इवेल्युएट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अगर अच्छा प्लान बनाया गया है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल के अंदर समझ में आता है कि हाँ हमने प्लान अच्छा बनाया था, तो मतलब कंट्रोल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लान। यस और नो, अच्छा प्लान बनेगा तो उसको प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंट करते होंगे उस टाइम पर कंट्रोल आएगा, कंट्रोल चेक करेगा बराबर चल रहा है क्या नहीं, कंट्रोल ने चेक किया बराबर चल रहा है, परफॉर्मेंस मैच हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोल अच्छा है। कंट्रोल अच्छा है इसका मतलब किसके वजह से, प्लान अच्छा होने की वजह से। सो कंट्रोल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लान्स, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी, द मोर दैन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्लियर, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड, द मोर द कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड to reflect the place in the organization structure where responsibility for action lies, the more they will facilitate correction of deviations from the plan। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्लियर, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी वगैरह 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 सब चीज़ें, किसके हाथ में कंट्रोल है, किसके हाथ में डिसीजन पावर है वगैरह। फिर देन अगर ऐसा होता है तो फिर मोर द कंट्रोल आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होगा कि कंट्रोल ऐसा अपन ने बनाया है कि कौन से पर्सन के पास, कौन से मैनेजरल पोजीशन के पास, कौन से डिपार्टमेंट के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है प्लस उसके साथ जिम्मेदारी के साथ अधिकार आता है कि हाउ दे विल फैसिलिटेट करेक्शन ऑफ डिविएशंस फ्रॉम प्लान्स। यस और नो, तो ये सब कैसे हो गया, ये सब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी से हो गया क्या नहीं हो गया। यस।
responsibility for execution of plans and for correction of deviations must be pinpointed clearly in the organizational structure. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होना चाहिए जिसमें हमने बहुत क्लियर तरीके से प्लान्स कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लस करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डिविएशंस कौन ले रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अच्छी तरीके से मेंशन की गई है. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल. मोर द कंट्रोल दैट द मोर दैट कंट्रोल टेक्निक्स एंड इंफॉर्मेशन आर अंडरस्टैंडेबल टू इंडिविजुअल मैनेजर्स. ये जो हमारे कंट्रोल टेक्निक्स या इंफॉर्मेशन या मेथड जो हम लोग यूज करने वाले कंट्रोल के लिए, अगर ये मैनेजर्स को, इंडिविजुअल मैनेजर्स को अंडरस्टैंडेबल है, जो मैनेजर्स इनको यूज करने वाले हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए वगैरह वगैरह, the more they will actually use those control techniques will actually be used and more they will result in effective control. जितना ज़्यादा better understanding जो है इस चीज़ का इंडिविजुअल मैनेजर्स को होगा, वो मैनेजर्स फिर इन कंट्रोल टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव बन जाएगा. यस, कंट्रोल सिस्टम शुड बी टेलर्ड टू द पर्सनैलिटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैनेजर्स. यस, क्योंकि वो मैनेजर्स ही इनको यूज़ करने वाले, तो इसीलिए यहाँ पर आता है इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल. फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स. इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट एंड सूटेबल स्टैंडर्ड्स. याद आ रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. स्टैंडर्ड सही तरीके से सिस्टम के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमने स्टैंडर्ड ही जो है बहुत गलत सेट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सेट नहीं किया हुआ है, तो कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको मैच होने ही नहीं वाला है. तो कंट्रोल हम लोग अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे. सो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल लाइन लेकर लास्ट वाली, स्टैंडर्ड शुड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल हु हैव टू अबाइड बाय देम. इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंट्रोल में. फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. मैनेजर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिएंट फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस इन सिलेक्टिव एरियाज. सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, पिक्ड अप एज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एरियाज पर जैसे फोकस करना है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिनका इम्पैक्ट बहुत हो सकता है. ये बस उधर ही ध्यान देना है, बाकी आपको उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है. तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो जाता है क्या नहीं हो जाता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अभी वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल था, फिर कंट्रोल बाय एक्सेप्शन था. याद आ रहा है क्या कि मैनेजर को सिर्फ तभी फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट डिविएशन. अभी ये डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल. जस्ट लाइक प्लानिंग के लिए अपन ने देखा था कि प्लानिंग, क्योंकि हम लोग आगे के बारे में कर रहे हैं तो हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है. तो जैसे प्लानिंग बहुत फ्लेक्सिबल था, सिमिलरली कंट्रोल इज शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल. सिंस प्लान्स हैव टू बी फ्लेक्सिबल टू इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, कंट्रोल शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल, राइट. फिर हम स्टैंडर्ड्स जो है वो चेंज कर दे, या पर्सोनल चेंज कर दे, या कंट्रोल सिस्टम में चेंजेस ला दे, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज की. इसका मतलब क्या, वी नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. सो दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल. ये सारे के सारे 12 के 12 जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल है. इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है कंट्रोल सिस्टम काम करता है. आई होप ये समझ में आए होंगे आप लोगों को. यस, एंड लास्ट वन, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो है लास्ट वन है. प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. कंट्रोल इज जस्टिफाइड ओनली इफ इंडिकेटेड और एक्सपीरियंस डिविएशंस फ्रॉम प्लान्स are corrected through appropriate planning, organizing, staffing and leading. फक्त सिर्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करके, इवेल्युएशन, मेजरमेंट करके होने वाला नहीं है. जो भी डिविएशंस आए हैं, उन डिविएशंस को प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या लीडिंग, इन सबको यूज करके जब तक करेक्शन नहीं किया जाता है, जब तक करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक जो है कंट्रोल का कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, उससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है ना. कंट्रोल कब खत्म होगा, जब करेक्टिव एक्शन ले लिया जाएगा, जिसके बाद फिर स्टैंडर्ड्स मीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. सो इसीलिए जो लास्ट वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिविएशन मेजर जब हो जाता है, डिविएशन जब पॉइंट आउट हो जाता है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्टिव एक्शन लेने के लिए हम लोग मैनेजमेंट के इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने देखा था एक एग्जाम्पल कि पर्सनल चेंज कर दो, भाई ये आदमी काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा आदमी को काम कर दो, राइट. सो ये थे हमारे 13 प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल. आई होप ये समझ में होंगे, राइट. कंट्रोल एक बहुत डिटेल टॉपिक है. टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, प्री रिक्विजिट्स है, फिर जो है
प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल है, फिर अभी टाइप टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अटेनमेंट ऑफ गोल्स के लिए। इसीलिए बहुत डिटेल में हमें जो है मॉडल में दिया गया है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे एग्जाम्पल्स से जो है अंडरस्टैंडिंग आई होप क्लियर हो रहा है राइट। अभी हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। अभी मैनेजर्स अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मीन्स जो है वो यूज़ करते हैं कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग लेवल पर। मैनेजरल पोजीशंस का भी हायरार्की रहता है, लेवल रहता है राइट। तो जो ये मैनेजर्स है कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, परफॉर्मेंस एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को मैच हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए अलग अलग जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन टेक्निक्स को यूज़ करके मैनेजर्स अपने परफॉर्मेंस अपने मेथड, अपना प्रोसेस, अपना काम जो है उसको जो है इवैल्यूएशन करने का काम करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, करेक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सो अपने काम के हिसाब से जो है मैनेजर्स इन वेरियस टेक्निक्स, हम लोग 5 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, उनके काम के हिसाब से इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है एंड इन टेक्निक्स को यूज़ करके जो है करेक्ट कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है। सो ये है तरीके जो है, ये जैसे बजटरी कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, ऑडिट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो 5 टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्निक्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेथड्स जो मैनेजर यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। सिंपल है, समझ में आया? तो चलो आज का ये लास्ट टॉपिक है, हार्डली 5-10 मिनट्स, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स ही, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 5-8 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सबसे पहले आता है बजटरी कंट्रोल। बजट आप लोग को मुझे, हम लोगों को जो मिडिल क्लासेस को बिलोंग करते हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। महीने के शुरुआत में पिताजी सैलरी ला कर देते हैं, 10,000 रुपये जो सैलरी में से पिताजी आपको, आपकी मम्मी को दे देते हैं कि ये इस महीने का बजट है, जो पूरा खर्चा है इसी बजट को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बजट बन गया, मतलब पिताजी ने या मम्मी ने घर के एक्सपेंसेस को, एक्टिविटी को कंट्रोल एक्सरसाइज कर दिया क्या नहीं कर दिया उसके ऊपर? येस और नो, राइट है कि नहीं? मतलब हम लोग पूरा महीना जो घर चलाने वाले हैं वो 10,000 रुपये में ही चलाने वाले, तो ऑटोमेटिकली देयर इज कंट्रोल एक्सरसाइज कि हम जो है इसके बजट के बाहर जाने वाले नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हम लोग करने वाले नहीं है। जो एक्सपेंसेस अवॉइड हो सकते हैं उनको हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है, एक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। कौन सा तरीका यूज करके, कौन सी टेक्निक यूज करके? बजटरी कंट्रोल। अभी बजटरी कंट्रोल बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको, अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि परचेस का बजट दे दिया हो सकता है कहीं सेल्स का बजट दे दिया हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ जो है एम्प्लॉइज उसका बजट हो कि यार इस डिपार्टमेंट में काम जो है इतना सारा है, उसके लिए हमको 50 एम्प्लॉय लगेंगे। किसी डिपार्टमेंट में काम बहुत कम है तो वहाँ पर 5 ही एम्प्लॉय लगेंगे। तो यहाँ पर क्या, फिर टाइम का बजट दिया गया है। देखो ये सारे फैक्टर्स जो है ये सब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है। ये टाइम है, नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग है, फिर जब मनी इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी इन्वॉल्व है, जो है सेल्स और परचेस के लिए जो मनी इन्वॉल्व है, फिर खर्चा कोई डिपार्टमेंट में करना है वहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, सेटअप करना है, कुछ मशीन, कोई मैन पावर वगैरह करना है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है ये सारी क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बजट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमें समझ में आता है कि ये अकॉर्डिंग टू बजट चल रहा है या नहीं चल रहा है। हो सकता है हमको 10 आदमी का परमिशन हो, हमने 5 ही आदमी या 8 ही आदमी रखे हुए, तो क्या है इसका मतलब परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रहा है, तुरंत करेक्टिव एक्शन लो, 2 अच्छे लोगों को काम पर रखो। हमारे पास बजट उतना है, अगर मुझे 15 लोग चाहिए और बजट मेरा 12 ही लोगों का मिला हुआ है तो फिर मैं जो 3 का वो कम करना पड़ेगा। जस्ट वियर्ड एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि कैसे बजटरी कंट्रोल काम करता है। लेना देना एट द एंड पैसों से ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वांटिटेटिव, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेता हूँ आपके लिए। बजट्स आर यूजफुल एज टूल्स ऑफ कंट्रोल टू द एक्सटेंट दैट दे परमिट monitoring, measurement, evaluation, regulation and correction of the enterprise activity along the desired predetermined directions। जो हमने पहले से डिटरमाइन करके रखे हुए हैं उन डायरेक्शन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट।
essential elements of budgetary control देखो, translation of enterprise goals into sub goals of various operating units which are further operationalized as standards of performance. देखो यहाँ पर सेल्स, मार्केट शेयर, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एक्सेट्रा ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, एक क्वार्टर वगैरह, इसमें हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितने रिसोर्सेज लग रहे देखो, फंड्स, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, मैन पावर, टाइम वगैरह वगैरह. फिर अकॉर्ड ऑफ जनरल सैंक्शन फॉर द एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटी यूनिट्स. भाई प्रोडक्शन को कितना एलोकेट कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, क्वालिटी को कितना कर रहे हैं, स्टोर्स को कितना कर रहे हैं वगैरह वगैरह. ओवर दैट वन ईयर पीरियड, अभी हर साल अपने हमारे कंट्री का बजट बनता है, तो फिर जो गवर्नमेंट जो है एक एक इंडस्ट्री को, एक एक डिपार्टमेंट को उतना उतना, भाई मेडिकल को हमने इतना पैसा अलॉट किया, एजुकेशन के लिए इतना पैसा अलॉट किया, डिफेंस के लिए इतना पैसा अलॉट किया. तो हर यूनिट को जो है एक पीरियड के लिए, एक साल के लिए जो है बजटरी पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग, उस साल के अलोकेशन कितना होता है. डेवोल्यूशन ऑफ नेसेसरी अथॉरिटी देना लोगों को, एंड फिक्सिंग अप ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्लान्ड परफॉर्मेंस. पापा ने मम्मी को 10,000 रुपये दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, एंड फिर मम्मी से अकाउंटेबिलिटी लेते, हिसाब लेते हैं साल भर का, महीने भर का, सॉरी. Establishment of appropriate system for monitoring, measuring and evaluating the pace and quality of operations on a continuous basis, right? फिर इसमें अगर कुछ deviations हो जाते हैं तो हमको फिर corrective action लेना ज़रूरी पड़ जाता है, right? तो ये हमारा था budgetary control, जहाँ पर हम लोग quantitatively analyze कर रहे हैं, control करने की कोशिश कर रहे हैं, right? फिर आता है financial statement. देखो अभी आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंस, ये जो स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. आपने 11th स्टैंड में, 12th स्टैंड में ये डॉक्यूमेंट्स देखे हुए. अभी ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कंपनी है, हर महीने हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं. मतलब ये स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या एसेट लायबिलिटी वाले कॉलम में, या जो मेरा बैलेंस शीट है, वहां पर एक्चुअली पता क्या चलता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है. बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तुरंत पता चल जाता है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल. तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे टूल्स हो गए. बजट बोल रहा हूँ, सॉरी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर हमें परफॉर्मेंस समझ में आ जाता है. परफॉर्मेंस समझ में आ जाता है तो हम तुरंत उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं. सो दिस इज वन टेक्निक. कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक टेक्निक है, राइट? चलो देखेंगे, बस रीड करेंगे, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया आपको. द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ट्रेडिंग का हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, दीज आर पावरफुल टूल्स ऑफ कंट्रोल. They epitomize the financial dimension of the enterprise operations at periodic intervals of time. वो क्या बता रहे, फाइनेंशियल डायमेंशन दे रहे एंटरप्राइज के ऑपरेशंस का हर पर्टिकुलर पीरियड में, कि भाई फाइनेंशियली जो है इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे काम किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. The profit and loss during a specific period, during the specified period, while the balance sheet is a position statement of the financial statement of status of the organization. Yes or no? It is the position statement. क्या position है, क्या financial status है इस organization का at the end of that specific period, एक quarter, दूसरा quarter या तीसरा quarter या end of the year maybe, right? So अभी ये financial statement से हमको फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. मैनेजर्स कुड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स टू नो द डायनेमिक्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड इंसिडेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एज ऑल्सो द ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन द लायबिलिटीज, एसेट्स एंड नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज. अभी हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, फिर हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो वहाँ से भी हम लोग को जो है कंपैरिजन करना आ जाता है कि हमने कितना एक्सपेंस उस टाइम पर किया था, उस टाइम पर कितना बिजनेस हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या ट्रेंड्स था उस टाइम पर. ये सब चीज़ें जो है ये नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर के लिए फिर कितना प्रोजेक्शन करना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना एक्टिविटी हो सकता है. तो ये सारी जो है, ये सारी लिबर्टी हमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है, हमको पता चलता है. इससे जो है फिर वो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
फॉर द नेक्स्ट ईयर मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। अगले साल के आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अभी हम लोग फोरकास्ट करके जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, है क्या नहीं। सो इस तरीके से जो है ये टेक्निक ऑफ कंट्रोल है। फिर आ जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, पहले ये शब्द समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज, अभी मैं सीधा पहले नीचे जाता हूं फिर ऊपर जाऊंगा, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है यहां पर देखेंगे हम लोग। द पॉइंट एट विच द टोटल रेवेन्यू, जो आया है पैसा, रेवेन्यू मतलब जो जनरेट हुआ है, जो हमारे पास आया है इनकम, इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, जो खर्चा गया है। इट इज दैट पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समय ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने के बाद का जहां पर जितना खर्चा हमने किया था, जितना कॉस्ट हमने इनकर किया है, उतना रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया है। मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, यस और नो। ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर जितना खर्चा हमने किया था उतना रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया। 10 रुपए हमने खर्चा किया था, 10 रुपए जनरेट हो चुका है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है। दिस इज दैट ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल है क्या नहीं है, ये समझ में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो ये सारे के सारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप आज नहीं तो कल जब भी व्यापार करोगे या किसी व्यापारी के लिए काम करोगे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी व्यापारी के लिए काम कर रहे हो, बराबर ना, आपके बॉस आपकी कंपनी के लिए, या आप खुद व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कभी ना कभी काम में जरूर आने वाले हैं। नाउ दिस इज दैट ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस करना हमको बहुत ज्यादा मदद करता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज cost volume profit analysis. Break even analysis is a tool of control to size up the behavior of cost. कितना खर्चा हो रहा है, कैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कब जनरेट हो रहा है, कहाँ पर जनरेट हो रहा है, at which activity, at various levels of the activity of the organization. It enables the management to understand the amount of profit that can be expected at various volumes of operations या production. मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपको, आपकी मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को जो है हेल्प कर रहा है ये समझने में कि कितना व्यापार या कितना ऑपरेशन होने के बाद हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है, राइट। कि भाई हम लोग इनपुट अगर 50 रुपए का डालेंगे तो साल भर के बाद हमें 50 रुपए का आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है फिर वो 1 साल के बाद मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग ने फोरकास्ट कर दिया। अभी इसके वजह से फिर क्या हो सकता है, इसके वजह से हम लोग इमीडिएटली फिर जो है 50 रुपए की जगह 30 ही रुपये डालेंगे या 80 रुपये डालेंगे, या हमारे प्राइजेस कंट्रोल करेंगे कि 10 रुपये में माल बिक रहा था तो शायद उसको 7 या 8 रुपये में बेचना चालू करेंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली जो है कंट्रोल एक्सरसाइज करने का काम कर रहे हैं। तुरंत हमने इवैल्यूएशन किया, तुरंत हम लोगों ने फिर क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया क्या नहीं लिया, यस और नो। ब्रेक इवन एनालिसिस इज अडॉप्टेड एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना कि कब प्रॉफिट आने वाला है, कितना इनपुट डालने के बाद, कितना फ्यूल डालने के बाद प्रॉफिट आने वाला है, कितने समय के बाद आने वाला है, कितना आने वाला है, ये सारा का सारा जो है टू प्रॉफिट प्लानिंग बोलते हैं। ये प्रॉफिट प्लानिंग के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल। इट इज दस अ टेक्निक ऑफ बोथ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल। ये याद रखना बहुत जरूरी। देखो मैं डायरेक्टली इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर आया हूँ, राइट। ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, इट इज अ टेक्निक ऑफ बोथ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल। फिर आप ऑटोमेटिकली उस तरीके से प्लान करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। सो थर्ड वाला जो था हमारा टेक्निक ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रेक इवन एनालिसिस है। हम लोगों ने अभी तक बजटरी कंट्रोल देख लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए, ब्रेक इवन एनालिसिस देख लिया है। नंबर 4 जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, जिसको हम लोग कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी इंफॉर्मेशन है शब्द के अंदर, जो नाम दिया है, जो टॉपिक दिया है, सॉरी, उसके अंदर वर्ड यूज किया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन है मतलब कुछ डेटा है, यस और नो। ये डेटा किसके पास जा रहा है, ये डेटा मैनेजमेंट के पास जा रहा है, यानी कि मैनेजर के पास जा रहा है। डेली रूटीन एक्टिविटीज के अंदर
सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, जो भी एक्टिविटीज चल रही है, जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके अंदर से लॉट्स ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड, वेदर देर प्रोडक्शन का डेटा है, आउटपुट का डेटा है, अकाउंट्स का डेटा है, जो है नंबर ऑफ पीपल का डेटा है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का डेटा है, वो वेस्टेजेस का डेटा है, वॉट एवर दैट में भी। अभी यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। अभी ये डेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जाता है मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास। इट इज रेडिली अवेलेबल टू द मैनेजर्स। मैनेजर के पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, आ जाता है, सेव रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। अभी मैनेजर्स को ये डेटा देखकर डिसीजन लेने में बहुत मदद होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इंफॉर्मेशन था, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्शन का काम है, मेरा जो है कपड़ा बनाने का काम है, समझो कपड़ा बनाने का काम है मेरा। अभी मेरे पास दिवाली में इंफॉर्मेशन आया कि लास्ट ईयर मैंने परचेस किया था 50 रुपए का रॉ मटेरियल, कपड़े के लिए 50 रुपए का रॉ मटेरियल परचेस किया था, जिससे मैंने 200 रुपए का सेल्स किया। ये सब काम 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और 200 रुपए का सेल्स किया, और ये सारा काम करने के लिए मुझे 25 आदमी लगे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर था जब एक्टिविटी चल रही थी। अभी मैं मैनेजर हूँ, इस साल अभी दिवाली आ रही है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है दिवाली से पहले कि यार पिछले साल मैंने 50 रुपए का रॉ मटेरियल लिया था, इनपुट डाला था, 25 लोग काम पर थे और 200 रुपए का व्यापार हो गया। इस साल व्यापार 2 गुना हो सकता है, 1.5 से 2 गुना हो सकता है। तो मुझे अगर 300 या 400 रुपए का सेल करना है तो मुझे जो है डबल इनपुट डालना पड़ेगा। 25 लोग रखे थे तो फिर 40 या 50 लोग रखने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, मैनेजरल डिसीजन में हेल्प हो रहा है, तुरंत कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है, तुरंत हम लोग चेंजेस करें। ये बहुत सिंपल भाषा में ये एग्जांपल दिया कि इंफॉर्मेशन से क्या होता है। ये इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास रेडिली अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन यूज करके मैनेजर जो है वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल है। एट द एंड मैनेजर्स को काम क्या करना है, मैनेजर्स को एज पर द प्लान एक्टिविटी चल रही है क्या नहीं वो देखना है, एज पर द प्लान चल रही है क्या नहीं ये देखने के लिए सिस्टम क्या दिया हुआ है, कंट्रोल का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये कंट्रोल सिस्टम हमको एक्सरसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Simple. MIS can be helpful to managers in carrying out the planning, controlling and operational functions by gathering, storing and converting data into useful information. सबसे पहले gathering information, फिर storing that information and converting this data, converting this information into something which is very useful, जो हमें future के लिए decisions लेने में help करने वाला है। MIS क्या करता है, ये MIS गोला करता है, इनकॉर्पोरेट करता है हिस्टोरिकल, पहले का, करंट, अभी का एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन जो हो सकता है, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन समरी और डिटेल्ड फॉर्म एज एंड व्हेन नीडेड बाय द मैनेजर्स। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस regarding strategy, administration, operations, etc. It enables the managers to improve the quality and timeliness of their decisions in particular and to systematize even their day-to-day functioning. अभी ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से वेदर ये इंफॉर्मेशन हिस्टोरिक है, पहले का है, अभी का है या आने वाले के लिए प्रोजेक्शन कर रहा है आने वाले समय के लिए, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास अवेलेबल रहता है। तो फिर अगर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, मैनेजर्स को डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में डिसीजन लेने के लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये डेटा रहेगा तो टाइमली डिसीजन लिए जाएंगे, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कंट्रोल है MIS। आई होप ये समझ में आया रहेगा आप लोग को जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके साथ, राइट। फिर लास्ट वाला जो आता है वो मैनेजमेंट ऑडिट है। ऑडिट कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। अभी ऑडिट आप लोगों ने जो है अकाउंट्स में सुना रहेगा, ऑडिट कर रहे हैं तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तब हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं वेदर जो काम है एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम लोग ऑडिट में करते हैं बेसिक। अभी इसका मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं, किताब से कोई संबंध नहीं, हम लोग ने सिर्फ ऑडिट शब्द का अर्थ देखा कि ऑडिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द स्टैंडर्ड काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट। अभी मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होगा, यहाँ पर सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये
चेक होने वाला है. द टर्म मैनेजमेंट ऑडिट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन. किसका इवेल्युएशन कर रहे हैं? इवेल्युएशन ऑफ फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट. It is thus an independent appraisal of the organization's management by an outside firm. अभी हम लोग यहाँ पर हायर करते हैं, बाहर की कोई फर्म आती है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म आती है, प्रोफेशनल्स की फर्म आती होंगी वगैरह वगैरह. ये आते हैं एंड फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है इवैल्यूएशन करते हैं, सिस्टम का इवैल्यूएशन करते हैं, उसका फंक्शनिंग का, उसके परफॉर्मेंस का, स्टैंडर्ड्स का, इफेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट का. अभी ये परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं तो हमें तुरंत जो है डिविएशंस पता चल जाते हैं. Depending on the preference and perspectives of top management, audit may cover all or some major facts of functioning of the organization. अभी audit जो है particular unit का हो सकता है, particular product का हो सकता है, particular process का हो सकता है, entire facility का audit हो सकता है. A few areas which could be exposed to the searchlights of management audit are listed as follows. फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ऑफ एक्शंस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है ऑडिट कर सकते हैं. डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, फिर जिसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह अच्छे से चार्ट किया है कि नहीं. मैनर एंड एफिशिएंसी विद विच रिसोर्सेज एंड एसेट्स आर मोबिलाइज, हम लोग हमारा प्रोसेस सही तरीके से यूज कर रहे हैं क्या नहीं, फंक्शन कर रहे हैं क्या नहीं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक्चुअल जो है सिस्टम को ऑडिट कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को ऑडिट कर रहे हैं. राइट. द मैनर इन विच द मैनेजमेंट टीम एंटिसिपेट्स एंड साइजेस अप एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, वेदर दो सोशल एलिमेंट्स है, गवर्नमेंट के हैं, लीगल एलिमेंट्स है, कंपटीशन है वगैरह, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको प्रॉपरली साइज अप कर रहे हैं, मतलब उनको प्रॉपरली जो है हम लोग एनालाइज कर रहे हैं या नहीं, कीपिंग अ वॉच, उनके ऊपर वॉच रख रहे हैं या नहीं. एंड डिजाइंस अप्रोप्रिएट अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज टू कोप विद देम. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि ये जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट है, जो माहौल है, to what extent it is conducive for cooperation, harmony, creativity, productivity and satisfaction. देखो अभी ये क्लाइमेट हमारा जो इंटरनल है वो बहुत अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, तो ही जाकर प्रॉपर पीस एंड हार्मोनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम होने वाला है. सो वेदर ये जो माहौल है, ये माहौल इन सब चीज़ों के लिए कंड्यूसिव है क्या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए जो है फेवरेबल है क्या नहीं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है. एंड लास्ट, द क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजंस, देयर साउंडनेस, टाइमलीनेस एंड इफेक्टिवनेस. जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो साउंड है, सही समय पर लिए जा रहे हैं, उनकी इफेक्टिविटी है या नहीं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो मैनेजमेंट यूज़ कर सकता है कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ पर ऑडिट हो सकता है फैसिलिटी का, उस डिपार्टमेंट का, उस सेक्शन का, उस प्रोसेस का. ऑडिट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर रिक्वायरमेंट्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो है आउटसाइड फर्म, आउटसाइड पार्टी को जो अपॉइंट करता है, वो आकर ये मैनेजमेंट करता है, ये ऑडिट करता है, मैनेजमेंट ऑडिट करता है, जिससे फिर कंट्रोल एक्सरसाइज करने में हेल्प होता है. राइट. विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन. आई नो आज का जो सेशन था जो थोड़ा सा लंबा हुआ है, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैंने स्टार्ट ही में आपको बताया था कि कंट्रोल है, बहुत बड़ा प्रोसेस है. राइट. इसको हमको डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक बार आपने ये लेक्चर अभी देख लिया है तो इसके बाद आपको नया कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आप टेक्स्ट बुक बस रीड कर लीजिए एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हर एक ऑब्जेक्टिव को जो है वो पढ़ते ही सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. राइट. विद दिस आई विल एंड दिस सेशन टुडे. हम लोग अगले वाले सेशन में जो है वो कम्युनिकेशन देखेंगे एंड इस चैप्टर को जो है वो खत्म करेंगे. राइट. See you then. Goodbye. Do take care.